पापा, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लड़की के माँ बाप उसके घर वाले रोड पर आ जाए। पापा, आप ही सोचिए, जब ये लोग मर्द होकर इतना बोल रहे हैं तो इनके घर की औरतें कैसी होंगी। वहाँ जाने के बाद मुझे सास ससुर, ननद, जेठ जेठानी सबकी बातें सुननी होगी, सबके ताने सुनने होंगे। खून के आंसू रोऊंगी मैं पापा वहाँ पर। आने वाले कल के बारे में सोच मेरी आत्मा कांप उठती है। गांव के एक साधारण से परिवार में जन्मी साक्षी एक होनहार और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके पापा राम प्रसाद जी एक किसान थे। राम प्रसाद जी ने अपनी बेटी साक्षी की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। साक्षी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगी। देखते ही देखते साक्षी अब शादी के लायक हो गई थी। राम प्रसाद जी बेटी के लिए हर बाप की तरह एक संपन्न घर परिवार और एक सुलझे हुए लड़के की तलाश में थे और आखिरकार उनकी तलाश खत्म हुई जाकर विक्रम पर। विक्रम का रिश्ता साक्षी के लिए आया। विक्रम सरकारी नौकरी करता था, तो सरकारी नौकरी के चलते दहेज की मांग भी जरूरी थी। ऐसी सोच थी विक्रम के पापा हरिशंकर जी की, जिन्होंने साक्षी को अपनी बहू के रूप में तो स्वीकार कर लिया, लेकिन दहेज में उनकी मांग इतनी लंबी चौड़ी थी कि हरिशंकर जी के दहेज की रकम सुनकर पहले तो राम प्रसाद जी इस रिश्ते को लेकर बहुत हिचकिचाए, क्योंकि जो दहेज की मांग थी वो उनके औकात से बाहर थी। लेकिन फिर भी मन में ये ख्याल आता कि अगर कुछ पैसों के चलते इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया तो फिर जाने कब ऐसा रिश्ता आएगा। बस बेटी के अच्छे भविष्य के बारे में सोच राम प्रसाद जी ने अपनी सीमित आय के बावजूद हरिशंकर जी को आश्वासन दिया कि वे शादी के बाद कुछ समय में दहेज की सारी रकम जुटा लेंगे। राम प्रसाद जी के आश्वासन पर हरिशंकर जी भी शादी के लिए तैयार हो गए और फिर जोर शोर से साक्षी की शादी की तैयारी होने लगी। साक्षी ने भी अपने सपनों का जोड़ा तैयार कराया और उसके परिवार ने भी अपनी हैसियत से बढ़ के शादी में सारे इंतजाम किए। और देखते ही देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका साक्षी को बेसब्री से इंतजार था। मंडप सज चुका था, बारात आ चुकी थी और जयमाल की रस्में भी पूरी हो चुकी थी। अब बारी थी सिंदूरदान की। जैसे ही दूल्हा और दुल्हन को मंडप में लाया गया, पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही सिंदूरदान की रस्म शुरू होने गई कि तभी अचानक से हरिशंकर जी उठ खड़े हुए और बड़े ही सख्त लहजे में बोले, रुक जाइए पंडित जी, जब तक पूरे दहेज की रकम नहीं मिलती सिंदूरदान नहीं होगा। हरिशंकर जी की बात सुन पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। जितने भी औरतें थीं, जितने भी बाराती थे, जितने भी घर वाले थे, बाहर वाले थे, सब हैरानी से हरिशंकर जी की ओर देखने लगे। राम प्रसाद जी को मानो काटो तो खून नहीं, डर और बेइज्जती से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। हाथ पैर कांप उठे। बड़ी हिम्मत करके आखिरकार उन्होंने हरिशंकर जी से बड़ी ही विनम्रता से कहा, भाई साहब, मैंने वादा किया था कि कुछ समय में मैं रकम दे दूंगा, तो आप मेरा विश्वास करिए, धीरे धीरे करके मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। अभी सिंदूरदान हो जाने दीजिए। माहौल को देखते हुए अपने आप को शांत रखिए, इज्जत की बात है। राम प्रसाद जी की बात सुन हरिशंकर जी और गुस्से में भड़क गए और राम प्रसाद जी पर गरजते हुए बोले, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। आपने कहा था कि आप दहेज की मांग पूरी करेंगे और फिर अब आप ही अपनी बात से पलट रहे हैं। लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ। अगर आपकी औकात नहीं थी दहेज की रकम देने की तो सरकारी दामाद भी मत ढूंढते। सरकारी दामाद बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। ये शादी तभी होगी जब तक कि हमारी मांग पूरी होगी। हरिशंकर जी की बात सुन राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए
वो हरिशंकर जी के पैरों में गिर पड़े। भाई साहब, प्लीज़ समझिए, ये इज्जत की बात है। पूरे रिश्तेदार, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला सब कुछ देख रहा है। मेरी बेटी की बड़ी थू-थू होगी। अगर यही शादी रुक गई तो सब लोग मेरी बेटी के ऊपर लाछन लगाएंगे। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कहते हुए राम प्रसाद जी रोने लगे, लेकिन हरिशंकर जी अपनी बात पर अड़ गए। वो इस शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि पहले पैसा फिर सिंदूरदान। राम प्रसाद जी ने बहुत कोशिश की, गांव वालों से, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से कुछ पैसे इकट्ठा करने की, लेकिन इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया जितने की उन्हें ज़रूरत थी। फिर भी जो पैसा इकट्ठा हुआ था, राम प्रसाद जी उस पैसे को लेकर हरिशंकर जी को देते हुए बोले, भाई साहब, अभी इतना ही रख लीजिए। मैं 10 दिन के अंदर में आपकी सारी रकम चुका दूंगा। प्लीज़ ये सिंदूरदान हो जाने दीजिए। लेकिन हरिशंकर जी भी अपने आप में महान थे। राम प्रसाद जी के हाथों से पैसों को फेंकते हुए बोले, ये नोटों के कुछ टुकड़े से काम नहीं चलने वाला राम प्रसाद जी। अगर चाहते हैं कि ये शादी हो जाए तो बाकी के बचे हुए पैसे भी दीजिए। राम प्रसाद जी आधे पैसे हरिशंकर जी को पहले ही दे रखे थे, अब बस आधे पैसे ही देने बाकी थे कि तभी हरिशंकर जी ने कहा, राम प्रसाद जी, अगर आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो जो खेत है आपके पास, आप वो अभी के अभी हमारे नाम करिए, तब जाकर ये शादी होगी। हरिशंकर जी की बात सुन राम प्रसाद जी सन्न रह गए। एक खेती ही तो थी उनके पास, जिसके सहारे उनका पूरा परिवार चलता था। राम प्रसाद जी सोच में पड़ गए कि अगर उन्होंने खेत भी दे दिया तो उनका परिवार तो भूखे मर जाएगा। लेकिन इस समय तो अगर बारात वापस चली गई तो उनकी बेटी ऐसे ही रह जाएगी और बदनामी और बेइज्जती से तो मेरा पूरा परिवार ऐसे ही मर जाएगा। बेइज्जती से मरने से तो अच्छा राम प्रसाद जी को भूखे मरना लगा और उन्होंने आखिरकार बहुत ही सोच समझकर ये फैसला ले ही लिया और पूरे गांव परिवार वालों के सामने अपना खेत हरिशंकर जी के नाम करने ही जा रहे थे कि तभी अचानक से साक्षी खड़ी हुई, जो कब से अपने पापा को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हरिशंकर जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए देख रही थी। लेकिन आखिर कब तक वो अपने पापा को ऐसे बेचारा बने देखती? कब तक उन्हें रोता हुए देखती? हर लड़की के लिए, चाहे उसके पापा अमीर हों या गरीब, एक सुपर हीरो होते हैं। और आज साक्षी का सुपर हीरो किसी के पैरों में गिरकर साक्षी के लिए भीख मांग रहा था, उसकी इज्जत की भीख मांग रहा था, उसके बदनामी की भीख मांग रहा था। जब साक्षी को देखा नहीं गया तो उसने गुस्से में खड़े होकर बोली, बस करिए पापा, बहुत हो गया। पापा, मैं खुद ऐसे परिवार में शादी नहीं कर सकती जहाँ मेरी कीमत पैसों से आंकी जा रही हो। ये शादी अब नहीं होगी पापा। कहते हुए उसने अपनी वरमाला खुद उतार फेंकी और मंडप से उतर गई। साक्षी को ऐसे मंडप छोड़ जाते हुए देख राम प्रसाद जी सर पीटते हुए उसके पीछे भागे, चिल्लाते हुए उसके पीछे भागे, साक्षी, रुक जा बेटा, ऐसी गलती मत कर बेटा। गांव में, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। लड़की वाले हैं, अगर बारात ऐसे वापस चली गई तो 4 बातें तुम्हें ही सुनाई पड़ेगी। समाज में सब कुछ जानते हुए भी ये समाज तुम्हारे अंदर ही खोट निकालेगा और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। साक्षी, अब तुम मुझे परेशान मत करो, मैं बात कर रहा हूँ ना। राम प्रसाद जी की आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। साक्षी ने ध्यान से अपनी पापा की ओर देखा। चेहरे पर बेबसी, बेचारापन और गरीब होने का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था। राम प्रसाद जी ने कहा, बेटा तू शांत रह, अभी मैं जिंदा हूँ,
तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम बस चुपचाप मंडप में चलो। मैं बात कर रहा हूँ ना। मैं अपने खून का एक एक कतरा बेच दूंगा, लेकिन तेरी बारात वापस नहीं जाने दूंगा। कहते हुए राम प्रसाद जी जैसे ही हरिशंकर जी के पास जाने लगे, साक्षी ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में आंखें डाल बोली, ठीक है पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि मेरी बेइज्जती ससुराल से कुछ दिनों में हमेशा के लिए वापस आने से होगी या ये बारात वापस जाने से? मतलब? बेटी की बात सुन राम प्रसाद जी हैरानी से उसे देखते हुए बोले, मतलब ये पापा कि जब आपको इन लोगों की सारी सच्चाई पता चल ही गई है कि ये लोग कितने नीच, गिरे हुए, घटिया किस्म के लोग हैं, इसके बावजूद भी आप उनके साथ मेरा संबंध करना चाहते हैं, ये जानते हुए भी कि इस घटना के बाद मुझे पूरी जिंदगी उस घर में ताने सुनने को मिलेंगे। अरे ये तो मर्द हैं। कहते हैं कि मर्द औरतों के मुकाबले कम बोलते हैं, कम ताने देते हैं। सोचिए, जब ये मर्द होकर इतना बोल रहे हैं तो इनके घर की औरतें कैसी होंगी? वहाँ जाने के बाद मुझे सास, ससुर, ननद, जेठ, जेठानी सबकी बातें सुननी होंगी, सबके ताने सुनने होंगे। खून के आंसू रोऊंगी मैं पापा। वहाँ पर आने वाले कल के बारे में सोच मेरी आत्मा कांप उठती है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं पापा? इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। पूरा गांव यही है, पूरा समाज यही है, पूरे रिश्तेदार यही हैं, कहने सुनने वाले यही लोग होंगे ना। और सब लोग देख ही रहे हैं कि कैसे कुछ पैसों के चक्कर में ये लोग इतना नीचे गिर गए हैं, जबकि आप इन्हें बोल ही रहे हैं कि कुछ दिनों में पैसे इन्हें दे देंगे। इसके बावजूद भी ये लोग आपको समय देने के बजाय आपकी रोजी रोटी, हमारा खेत छीनने के पीछे पड़े हैं। पापा ये इंसान नहीं हैं, ये दहेज के लोभी हैं, भेड़िए हैं। पापा एक चुटकी सिंदूर की कीमत इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि लड़की के माँ बाप, उसका परिवार रोड पर आ जाए, भिखारी बन जाए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर आप मुझे ज़िंदगी भर घुट घुट कर इन लोगों के साथ ज़िंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। कहते हुए साक्षी चुप हो गई। बेटी की बात सुनकर राम प्रसाद जी सन्न रह गए। वो तो बस अभी अपनी इज्जत की खातिर, बेटी की इज्जत की खातिर इतना सब कुछ करने को तैयार थे, लेकिन बेटी ने उन्हें एक पल में ही पूरी दुनिया दिखा दी। अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में साक्षी के मुंह से सुन राम प्रसाद जी की आत्मा कांप उठी। जिस बेटी के लिए वो ये सब कर रहे हैं, जब वही खुश नहीं रहेगी उस घर में, तो फिर क्या फ़ायदा इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती करके? जाने कहाँ से जो अभी तक एक लाचार, बेबस पिता था, उसके अंदर एक हिम्मत आ गई, एक ताकत आ गई। कुछ सोचते हुए राम प्रसाद जी तुरंत ही साक्षी का हाथ पकड़ मंडप में ले गए और हरिशंकर जी से बोले, भाई साहब, मैं तो एक बाप के नज़रिए से अपनी बेटी की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। मैंने उस वक्त बस एक बेटी के बाप होके सोच रहा था, लेकिन मेरी बेटी ने जब एक पत्नी, एक बहू, एक भाभी बनकर सोचा, तो मुझे समझ में आया कि मेरी बेटी उस दिखावे के अमीर जादों के घर में कभी खुश नहीं रह सकती। मैं अपनी बेटी की शादी गरीब घर में ही कर दूंगा, लेकिन ऐसा घर ढूंढूंगा जहां इज्जत की दो रोटी मिले। और वैसे भी मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं थी कि मुझे सरकारी दामाद ही चाहिए। मुझे तो बस एक समझदार, सुलझा हुआ, इज्जतदार परिवार चाहिए था। वो तो संजोग से आप लोग मिल गए। आपका बेटा सरकारी नौकरी करने वाला है, इसलिए आपके व्यवहार से मुझे लगा कि ठीक है, मेरी बेटी की ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन आपकी असलियत मुझे आज पता चल ही गई। जाइए, आप शौक से जाइए अपनी बारात वापस लेकर, और जहाँ कोई दहेज देकर आपके बेटे को खरीद रहा हो, वहाँ पर आप अपने बेटे को बेच देना।
और वैसे भी अगर मैं चाहूँ तो खड़े खड़े यही पुलिस बुलाकर दहेज का केस करके दोनों बाप बेटे को अंदर करवा सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि तुम्हारे जैसे लोगों के लिए इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी ही काफ़ी है। और मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि एक मरे हुए इंसान को और मारूं, क्योंकि आप जब बारात खाली वापस लेकर जाओगे तो तुम्हें खुद ही तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे गांव वाले, तुम्हारे रिश्तेदार ताने दे दे कर मार डालेंगे। राम प्रसाद जी की बातें सुन हरिशंकर जी का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। गरजते हुए, चिल्लाते हुए बारात लेकर वो वापस चले गए। अब राम प्रसाद जी इतना तो समझ गए थे कि मेरी बेटी हंसी खुशी अपनी पूरी जिंदगी एक सरकारी दामाद के साथ ही नहीं, बल्कि एक सभ्य, इज्जतदार इंसान के साथ भी हंसी खुशी बिता सकती है।